हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम न्यायपालिका न्याय प्रदान करना यानी जो हमने नियम बनाए थे उसको हमने लागू कर दिया। अब न्याय प्रदान कौन करेगा, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कोर्ट कचहरी और न्याय जो है, आपने अपने आसपास कोर्ट कचहरी के मामले बारे में सुना होगा। ऐसे एक आध किस्से आप कक्षा में सुनिए। कचहरी में कौन कौन से होते हैं, क्या वे करते हैं, चर्चा कीजिए इन सब के बारे में। आगे देखते हैं। कल्लू राम की एक स्टोरी और परशुराम का झगड़ा है। तो कल्लू राम और परशुराम के खेत में एक दूसरे से लगे हुए थे और दोनों के खेत के बीच में एक मेड़ थी। एक दिन परशुराम अपनी मेड़ बना रहा था। उसने चुपके से मेड़ को कल्लू के खेत से में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परशु ने इस तरह मेड़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला और मेड़ एक हाथ खिसक चुकी थी। जब कल्लू अपने खेत जोतने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका हल बिजली के खंभे के आगे तक चलता था, लेकिन क्या अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन था कि परसू ने मेड़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काशी तथा उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर गए और सब ने मिलकर रातों रात मेड़ जो है खोद कर वापस खिसका दी। सुबह जब परसू को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहाँ आ धमका। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और मारपीट होने लगी। इतने में गांव का चौकीदार भी आ गया। लोगों के बीच बचाव और बात से आगे बढ़ने से रोकी। बाद में कुल्लू को काशी और रेवा इलाज हेतु पास के शहर में ले गए। उन्होंने अस्पताल में कुल्लू की जांच करवाई और पलस्तर चढ़वाया। फिर सब रपट लिखवाने थाने पहुंच गए। थाने में रपट लिखती है। थाने में रेवा ने परसू के विरुद्ध रपट लिखवाई। थानेदार ने कोरे कागज पर रपट लिखी। यह मौके की पहली रपट थी। FIR और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी। रेवा ने इस पर हस्ताक्षर करके थानेदार से कहा, आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और एक प्रति हमें भी दीजिए। थानेदार ने रजिस्टर पर रिपोर्ट दर्ज की और रपट की एक प्रति रेवा को भी दे दी। आगे है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो वह स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके FIR दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम, अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी FIR में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास जो है रजिस्टर, स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जानकारी देने वाले को FIR के एक प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार FIR दर्ज नहीं कराता तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज करा सकता है। डाक से भी रपट भेजी जा सकती है। जब हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी करा सकते हैं। अब जुर्म की छानबीन करें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जांच करने के लिए दरोगा कल्लू के गांव पहुंचता है। डॉक्टर की पर्ची की जांच और पड़ोसियों की पूछताछ से दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को कितने चोटें मारपीट से लगी होंगी। पर परसू के पास गया और बताया कि उसे गंभीर चोटें पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उसे अपने साथ ले गया और वहां उसने पूछताछ की। वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। गिरफ्तारी की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे ये बताना जरूरी है कि उसे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि उसे कारण नहीं बताया जा सकता तो अधिकार है कि वह कारण पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही जाने को तैयार हो जाए। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके, वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सके तथा वह दूसरा कोई अपराध ना कर सके, यानी गिरफ्तारी सजा नहीं है।
पुलिस थाने में किसी को भी अपना जुर्म कबूल करने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो उसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा तब उसे कचहरी में या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाए। पुलिस का तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती। कचहरी के सामने मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सज़ा सुन सकता है। अब यहाँ पर चर्चा करना है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने वाले में से उसकी प्रति क्यों लेनी चाहिए। इसलिए लेनी चाहिए कि ताकि उसमें कोई किसी प्रकार की वो चेंज ना कर सके। जो हमारे पास है वही उसके पास क्या है होनी चाहिए। जमानत की बात करें तो थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। उससे थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दे। थानेदार ने परसू को बताया, तुम्हें किसी की जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन जायदाद है तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। यदि वह तुम्हारी जमानत ले ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ ज़मीन जायदाद है तो तुम ही बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें भी थाने या कचहरी बुलाया जाए तुम आओगे, नहीं तो वह जायदाद क्या हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। परसू ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ ज़मीन है। उसने अपने लिए एक बॉन्ड भर दिया। थानेदार ने भी यह बताया कि कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। अंततः परसू जमानत पर छूट गया और सभी जुर्मों पर जमानत नहीं मिलती है। पेशी दर पेशी कचहरी में मुकदमा शुरू हुआ। करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही और सबूत पेश किए जाते रहे। हर पेशी पर परसू का वकील अपना फीस लेता रहा। आने जाने का खर्चा और काम का नुकसान अलग। अंततः 1 साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को 4 साल की कैद होगी। अब यहाँ पर क्या है, केस की गवाहों की बात को सुनना क्यों ज़रूरी है। तो परसू फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया कि सेंसर कोर्ट में अपील की जा सकती है। परसू की ओर से उसे वकील ने जिले के सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। इसके कारण सेशंस जज ने परसू को सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को बाकी पेशी तो वकीलों ने संभाली। 2 साल बाद सेशंस जज ने फैसला दिया। उसने परसू की सज़ा कुछ कम कर दी। परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है। वकील ने बताया, अपने प्रदेश एक उच्च न्यायालय जो प्रयागराज में है वहाँ अपील कर सकते हैं। परसू ने वकील को फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला लिया। लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सेशंस जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल क्यों जाना पड़ा। क्योंकि उसने कुछ गलत किया होगा, वो साबित हो गया, इसलिए उसको जेल जाना पड़ा। आगे है दीवानी और फौजदारी मामले। तो परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा कि इतने साल मैं जेल में रहूँगा तो मेरी खेती का क्या होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए। वकील ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी। अतः जब एक फौजदारी मामला है अर्थात ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित है, मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। इसमें जुर्म साबित होने पर जेल की सज़ा अवश्य मिलेगी। सिर्फ ज़मीन जायदाद के मामले में ही जेल की सज़ा नहीं होती, ये दीवाने मामले होते हैं। आगे है दीवानी मामले क्या होते हैं। तो परसू ने पूछा, वकील ने कहा कि जब भी कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े, मजदूर मालिक के बीच के झगड़े, किसी भी पैसे लेन देन के झगड़े होते हैं, दीवाने मामले दर्ज किए जाते हैं। तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। तुमने कैद की सज़ा तो नहीं होती जिस पर पक्ष को नुकसान सहना पड़ता या उसकी संपत्ति का नाजायज़ कब्जा
किया गया है उसे उस नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है या संपत्ति लौटाई जा सकती है, पर तुमने तो मारपीट की है, इसलिए ये फौजदारी मुकदमा बन गया, तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। परसों की कहानी तो उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई है, पर पूरे भारत में एक सबसे ऊंचा न्यायालय भी है, उसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ पर भी अपील की जा सकती है। तो न्यायालय की संरचना के बारे में देखते हैं। तो भारत में न्यायपालिका का सबसे बड़ा महत्व है, यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित है। जिला न्यायालय, इसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा इसके ऊपर भारत का सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मानना पड़ेगा। अब योग्यताएं देख लेते हैं न्यायाधीशों की। वह भारत का नागरिक हो, वो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष या न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेषज्ञ हो, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो है 31 न्यायाधीश हैं। आगे है कार्यकाल जो है प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। कुछ मुकदमों की प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार और राज्यों के अथवा केवल राज्य के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं वहां प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षण व उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार के नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों के लिए रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानून प्रश्नों पर परामर्श देता है या परामर्श देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को संवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। इसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती है। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का अधिकार प्राप्त है, अतः सच्चे अर्थों में वो है सर्वोच्च है। अब हाई कोर्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा लेसन है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट की हम बात करते हैं। हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय राज्य के शीर्ष न्यायालय होते हैं। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य या राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के दोनों के एक ही जगह उच्च न्यायालय हैं। पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय को एक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यों की बात करें तो मौलिक अधिकारों की रक्षा, अधीनस्थ न्यायालयों में आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। जिला न्यायाधीश की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये जिला न्यायालय पर जिले में
जिला न्यायालय हर जिले में होता है। जो दीवानी और फौजदारी, तो दीवानी यहाँ पर कौन से जमीन जायदाद वाले, और फौजदारी मतलब मारपीट, चोरी डकैती, इन सब के मामले की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय में उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायालय की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या है की जाती है। लोक अदालत क्या होती है, तो लोक अदालत हमारे देश के मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का बहुत भार बढ़ गया है। इससे मुकदमों को निपटारे में देरी होती है तथा पैरवी में धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालत की स्थापना की गई है। समय समय पर हर क्षेत्र जिले पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालत में शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य जो है समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। आइए हम जानें कि किन किन विषयों और क्षेत्रों में लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं। वाहन दुर्घटना मुकदमा, पेंशन संबंधी मुकदमे, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा, बिजली गृह ऋण संबंधी मुकदमा, उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे और विवाह पारिवारिक मुकदमे, उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। परिवार न्यायालय जो है, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय अधिनियम 1989 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालय का गठन हुआ है। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य जो है विवाह संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित हैं। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। अर्पित के भाई महेंद्र की हाल में ही शादी हुई है। भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार, बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी है, उसे बहुत प्यार करती है। उसे देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाभी ने उन्हें बहुत मारा। भाई ने भाभी को पीट दिया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते थे वो आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक दिन अर्पिता ने टीवी पर देखा कि एक औरत ने दहेज लेने के खिलाफ अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना पर मुकदमा कर दिया है। अर्पिता सोचने लगी कि आखिर उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही है, जबकि वो शिक्षित है, नियम कानून के बारे में जानती है, फिर वो चुप क्यों है। आपके अनुसार अर्पिता अपने भाभी को बचाने में क्या कर सकती है, सोचकर यहाँ पर बताना है। तो दहेज प्रथा का उन पर क्या है, आरोप लगा देना चाहिए, मुकदमा चलेगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर दहेज लेना और देना अपराध है, इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने और रिपोर्ट में दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। दहेज लेना और देना, उसे बढ़ावा देना जो है दंडनीय अपराध है, जिससे कम से कम 5 साल की सजा और कम से कम 1500 रुपया दहेज की राशि के दोनों में से जो अधिक हो मूल्य जो है हर्जाने का प्रावधान है। आगे है उपभोक्ता अदालत यानी कंज्यूमर कोर्ट। जब कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेरफेर किया गया हो, उसे उपभोक्ता यानी ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कभी कभी हादसे या दुर्घटना का रूप लेती है। ऐसी स्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता पर साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे पर दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है परसों की कहानी
परसों की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ जमीन थी, जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठा पाया। लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है। इससे बहुत समय भी लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इसी बात को लेकर ध्यान में रखते हुए 1980 में सर्वोच्च न्यायालय में ने जनहित याचिका यानी IPIL की व्यवस्था लागू की है। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो तो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति या संस्था हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमा में दर्ज करा सकती है। जनहित याचिका या अन्य याचिकाओं से भिन्न इस प्रकार याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इनको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस PN भगवती को जाता है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। आगे है निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति। तो महिला तथा बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य, कारागार में रहने वाले व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, दिव्यांगजन। आगे है मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय जो है 50,000 रुपये से अधिक ना हो। तो यहाँ पे न्यायालय का ढांचा इस प्रकार है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है, फिर है राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, फिर जनपदीय न्यायालय, फिर उसके नीचे जो है सत्र न्यायालय, सेंसर कोर्ट यानी प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर, और दीवानी सिविल कोर्ट प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर होता है। तो आई होप आपको ये न्याय करने की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से हम दर्ज कराते हैं, फिर कैसे केस आगे बढ़ता है, फिर एक जगह पे हारने पर हम दूसरी जगह कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।